हेलो दोस्तों, और स्वागत है आपका टोटल प्रेप यूपीएससी चैनल में, जिसमें आप अभी देख रहे हैं आज की करंट अफेयर्स का रैपिड राउंड अप, जिसमें मैं आपके लिए लेके आया हूं सारे करंट अफेयर्स सोर्सेज से, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी और भी दूसरी सोर्सेज से आज की वो सारी न्यूज़ जिसपे कि यूपीएससी प्रीलिम्स और उस जैसी ही दूसरी एग्जाम्स में एमसीक्यूज़ बन सकते हैं, जिसमें से एग्जाम्स में क्वेश्चंस आने वाले हैं। और वो सारी कहानी जो कि एग्जाम्स में नहीं आने वाली है, उस सब को इग्नोर करते हुए और ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चले चलते हैं आज की पहली न्यूज़ पर। आज की पहली न्यूज़ है अबाउट पंचवटी योजना। अब किसी योजना की बात जैसे ही होती है, आपको सीधा समझ में आ जाना चाहिए कि डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा अबाउट दिस स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट। पंचवटी योजना आप देख सकते हैं, इस पूरे कटआउट में बता रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर ने अभी लॉन्च की है पंचवटी योजना फॉर सीनियर सिटीजन्स इन द रूरल एरियाज ऑफ द स्टेट। आप समझिए, स्टेट के रूरल एरियाज में 100 पार्क्स को डेवलप किया जाएगा, 100 पार्क बनाए जाएंगे ग्रामीण क्षेत्रों में। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि शहरों में तो पार्क होते ही हैं, गांव में अब पार्क बनाए जाएंगे। 100 पार्क अनाउंस किए गए हैं हिमाचल प्रदेश में गांव में रहने वाले सीनियर सिटीजन्स के लिए। पंचवटी नाम से ही ऐसा लग रहा है कि जैसे जहां राम और सीता जब गए थे वनवास पर, तो 5 पेड़ों वाली जगह पर जब वो रुके थे गोदावरी के तट पे, उस जगह को पंचवटी कहा जाता था। क्या पता किसी एग्जाम में भूले भटके ये भी पूछ ले कि पंचवटी कहाँ से मिथोलॉजी में आया है ये टर्म। तो ये टर्म मैंने आपको बता दिया कि रामायण में राम और सीता जब वनवास में गए थे तो गोदावरी के तट पे पंचवटी नाम की जगह पर, जहाँ 5 तरह के पेड़ उगे हुए थे, वो वहाँ पर रुके थे। तो हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च की है, सीनियर सिटीजन्स लोगों के लिए 100 पार्क्स बनाए जाएंगे। ठीक है, इसके की फीचर्स क्या है देख लेते हैं कि द गार्डन्स एंड पार्क्स आर टू बी डेवलप्ड अलॉन्ग विद स्वच्छ भारत मिशन एमजी नरेगा। एटलीस्ट 1 बीघा ऑफ लैंड इज टू बी यूज्ड टू अचीव दिस। बीघा इज़ अ ट्रेडिशनल यूनिट टू मेजर लैंड। बीघा आपको शायद पता हो कि गांव में जो ज़मीन मेजर करने के लिए यूनिट होती है वो बीघा होती है। नॉर्थ इंडिया के कई जगह में कट्ठा भी बोलते हैं, 1 कट्ठा 2 कट्ठा, इस तरह से वो यूनिट होती है। तो देखिए, इसमें स्वच्छ भारत मिशन को भी इंक्लूड किया जाएगा और नरेगा को भी इंक्लूड किया जाएगा। नरेगा कैसे इंक्लूड होगा? तो जाहिर बात है कि पार्क का जो कंस्ट्रक्शन होगा उसके लिए जो वर्कर्स को इंगेज किया जाएगा, उनको एमजी नरेगा के तहत इंगेज किया जाएगा। तो नरेगा वाली जो उनको वेजेस हैं वो मिल जाएंगी, और जो एसेट बिल्ड किया जाता है नरेगा में वो ये होगा कि ये पार्क बनाए जाएंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट बता रहे हैं द स्टेट गवर्नमेंट इज टू ग्रो मेडिसिनल एंड आयुर्वेदिक प्लांट्स इन द लैंड एलोकेटेड। देखिए, ये बहुत ही क्लासिक एकदम जो एक दफ्तर के अंदर बैठ के पेपर पे प्लान बनाया जाता है, वैसा एकदम क्लासिक प्लान है कि आप देख सकते हैं एक ही तीर से ये कितने शिकार करने का प्लान कर रहे हैं कि इसमें एमजी नरेगा भी इन्वॉल्व होगा, इसमें स्वच्छ भारत अभियान भी इन्वॉल्व होगा, और उन पार्क्स में वो आयुर्वेदिक मेडिसिनल हर्ब्स भी वो उगाएंगे। ठीक है, और रिक्रिएशनल इक्विपमेंट प्रोवाइड करेंगे और वॉकिंग ट्रैक्स प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए, जो इसका एक्चुअल एम है, जो बुजुर्गों के लिए, जो सीनियर सिटीजन्स के लिए इन पार्क्स को बनाया जा रहा है, तो उनके लिए वॉकिंग ट्रैक भी प्रोवाइड किया जाएगा कि वो पार्क में वॉक करेंगे। ठीक है, द पार्क इज़ टू हैव 500 to 1000 मीटर्स ऑफ कॉन्क्रीट ट्रैक। कॉन्क्रीट का ट्रैक बनाया जाएगा, उसमें विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर टू बी अलाउड टू सेल देयर प्रोडक्ट्स इन द पार्क। देखिए, ये एक और शिकार हो रहा है इसी तीर से कि उसमें जो है महिला स्वयं सहायता समूह जो होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, उनको अपना कुटीर उद्योग जैसा घर में बनाया प्रोडक्ट, पापड़ अचार टाइप का जो प्रोडक्ट उनका होता है, वो वहाँ पर बेच सकेंगे। ठीक है, तो बुजुर्गों के चलने का काम होगा, नरेगा का काम होगा, स्वच्छ भारत का काम होगा, और उसमें आयुर्वेदिक मेडिसिनल हर्ब्स भी बनाए जाएंगे, प्लस सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वहाँ पे अपना पापड़ अचार वगैरह भी बेचेंगे। ठीक है, इसको लोकल लेबरर्स की हेल्प से इंप्लीमेंट किया जाएगा, जिनको नरेगा के तहत वेजेस मिलेंगे। ये पॉइंट लास्ट में इन्होंने मेंशन कर दिया है। ठीक है, एक और बात बोली जा रही है कि देखिए, जो माइग्रेंट वर्कर्स वापस आ रहे हैं दूसरे स्टेट से, उनको इससे काम में इंगेज करने की हमें सहायता मिलेगी। तो देखिए, इस एक ही स्कीम से 6 या 7 टारगेट अचीव हो रहे हैं, इसलिए ये आज की सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहली न्यूज़ है। दूसरी न्यूज़ आज की है अबाउट द चेडोडू स्कीम। चेडोडू स्कीम थोड़ा प्रोनाउंस करने में जो तेलुगु नहीं है उनको दिक्कत आ सकती है। चेडोडू स्कीम है जगन्नाथ चेडोडू। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है अबाउट द जगन्नाथ चेडोडू स्कीम, तो आपको ये याद रखना चाहिए कि आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी, जगन्ना उनके नाम से ही समझ में आ रहा है, क्या पता जगन अन्ना ऐसा बोला जा रहा हो कि जगन भैया की चेडोडू स्कीम है ये। तो स्कीम है कि इट इज़ टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू बार्बर्स, टेलर एंड वॉशरमैन। ठीक है, देखिए हाईलाइट देखिए, जो भी पब्लिक वेलफेयर से जुड़ी स्कीम्स होती हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर आते ही आते हैं। तो आपको ऐसी कोई भी स्कीम जिसमें पब्लिक का वेलफेयर किया जा रहा है उसको अच्छे से नोट कर लेना चाहिए। ठीक है, जगन्नाथ चेडोडू स्कीम जो है, इसमें 10,000 पर पर्सन पैसा डायरेक्ट ट्रांसफ़र किया जाएगा। इसमें 2.5 लाख बार्बर, वॉशरमैन और टेलर यानी नाई, धोबी और दर्जियों को ये पैसा मिलेगा। स्टेट गवर्नमेंट ने ये पैसा उनके अब तक 247 करोड़ उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर भी दिया है। ठीक है,
और यहाँ पर देखिए मेंशन किया जा रहा है रिसेंटली आंध्र प्रदेश जो गवर्नमेंट है, जो जगन मोहन रेड्डी की गवर्नमेंट है, वो बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स बना रही है। उसमें आप देखिए उनके नाम यहाँ पर क्या क्या है। रायतू भरोसा, रायतू जो है जो किसान है उनको कहा जाता है रायतू भरोसा, पेंशन कनुका, अम्मा वोडी, विद्या देवना, वाहन मित्र, वाहन मित्र यानी कुछ गाड़ी से संबंधित कुछ ऐसा लग रहा है, वासती दीवना, नेतन्ना निस्थम, मत्स्यकार भरोसा, मत्स्यकार यानी मत्स्य यानी मछली होता है। देखिए अगर आपको लैंग्वेज की बेसिक जो रूट वर्ड्स होती हैं वो पता होती हैं तो इस तरह से भी आप मीनिंग निकाल सकते हैं वर्ड्स की। संस्कृत से जुड़ी और इस तरह से इंग्लिश में लैटिन से और फ्रेंच भाषा से जुड़े शब्द आते हैं। कोई भी वर्ड की आप मीनिंग देखें, अगर इंग्लिश किसी वर्ड की आप मीनिंग देख रहे हैं जाके, तो ज़रूर देखिए कि उसका सोर्स क्या है, ओरिजिन क्या है। गूगल में या कोई अगर अच्छी बड़ी डिक्शनरी हो आपके पास तो उसमें हमेशा सोर्स दिया रहता है। तो अगर आपको एक रूट वर्ड पता है तो उससे आप इस तरह के 20, 25, 30 वर्ड्स की भी मीनिंग तुरंत फिगर आउट कर सकते हैं। संस्कृत जैसे वर्ड्स की अगर आपको मीनिंग पता है तो आपको हिंदी में बहुत सारे वर्ड्स की मीनिंग ऐसे एग्जाम में आ जाए, मत्स्यकार योजना, तो आप समझ जाइए मछुआरों को हेल्प करने की कोई योजना होगी और उससे आप ऑप्शंस में इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी स्कीम्स हैं, सबके बारे में शॉर्ट नोट्स आपके प्रिपेयर्ड रहने चाहिए, मेंस के लिए और प्री के लिए भी एग्जाम में आ ही सकता है। जगन्नाथ विद्या दीवेना स्कीम के तहत स्टेट गवर्नमेंट ने 4000 करोड़ अनाउंस किए हैं उन 14 लाख कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए। उनको फ़ीस रीइंबर्स की जा रही है कि अभी आपको फ़ीस का पैसा वापस कर देंगे। अभी आसाम में जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, आसाम में इस साल चुनाव होने वाले हैं, तो उन लोग गवर्नमेंट कॉलेजेस में फ्री एजुकेशन इस बार दी जा रही है, उनकी फ़ीस माफ़ कर दी गई है गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस में। ठीक है, और एक यहाँ पर बता रहे हैं द रीस्टार्ट प्रोग्राम ऑफ एपी भी बहुत ह्यूज सक्सेस था जो एमएसएमई सेक्टर के लिए था। तो रीस्टार्ट प्रोग्राम आंध्र प्रदेश का जो था वो एमएसएमई सेक्टर के लिए था, मत्स्यकार स्कीम मछुआरों के लिए है। और जगन्नाथ विद्या दीवेना, देखिए विद्या देने वाला स्कीम, विद्या दीवेना जो स्कीम है इसमें 14 लाख कॉलेज स्टूडेंट्स का फीस रीइंबर्स कर दिया गया था। ठीक है, अगली न्यूज़ पे चलते हैं। इट इज़ अबाउट द सोनी स्कीम। आज सब न्यूज़ स्कीम से ही रिलेटेड आ रही हैं। देखिए तीसरी फेज़ है सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण इरिगेशन स्कीम, SAUNI का ये फुल फॉर्म है। ठीक है, सोनी जो यहाँ पर है ये एब्रीविएशन है कि एक्रोनिम है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। मैंने अपनी पहली वीडियो में ही मैंने इसके बारे में बताया था कि इन दिनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी जी द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया गया है और इस स्कीम में 115 डैम्स में नर्मदा का पानी भरा जाएगा 15 अगस्त 2020 और मार्च 2021 तक। पहला फेज़ जो सोनी स्कीम का था वो 2016 में पीएम मोदी ने आजी 3 डैम पे लॉन्च किया था। देखिए ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है। सोनी स्कीम आप समझ गए, सौराष्ट्र गुजरात का एक रीजन है सौराष्ट्र, जहाँ पे कि गरीबी थोड़ी सी है और वहाँ पानी की भी बड़ी क्राइसिस है। पानी की क्राइसिस है तो वहाँ पर खेती उतनी अच्छे से नहीं हो पाती, तो इसलिए वहाँ पर पानी, नर्मदा नदी का पानी वहाँ पहुँचाना ये एक बहुत एम्बिशियस स्कीम थी। और इसी में सरदार सरोवर डैम भी जो नर्मदा बचाओ आंदोलन से रिलेटेड जिसकी न्यूज़ आती हैं, सरदार सरोवर डैम, वो भी इसी प्रयास के तहत बनाया गया था कि नर्मदा का पानी गुजरात के सौराष्ट्र इलाके में पहुंचाया जाए। उसमें देखिए पहला फेज़ मोदी जी ने लॉन्च किया था 2016 में, वो डैम का नाम था आजी 3 डैम। सेकेंड फेज़ जो थी उसमें 541 किलोमीटर पाइपलाइन, 541 किलोमीटर पाइपलाइन वर्क्स जो 57 रिजर्वॉयर्स को अगस्त 2020 तक भरना था, वो उसका फेज़ 2 था। तो यानी अब लगता है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब तीसरे फेज़ में 42 डैम रिजर्वॉयर्स को भरा जाने वाला है, जिसके लिए 547 किलोमीटर ऑफ पाइपलाइन बना दी गई है और एस्टिमेटेड टू बी कंप्लीटेड बाय मार्च 2021। ठीक है, सोनी योजना वाज लॉन्च टू डाइवर्ट द एक्सेस ओवरफ्लोइंग फ्लड वाटर्स ऑफ नर्मदा। अब देखिए इसमें ऐसा बताया जा रहा है, कोई ये ना सोचे कि नर्मदा का पानी गुजरात के लोग वहाँ खींच के ले गए, ऐसा नहीं है। एक्सेस ओवरफ्लोइंग पानी जो था वो वहाँ पर ले जाया गया सौराष्ट्र में, और ये एक लिंकिंग प्रोजेक्ट है जिसके तहत वाटर्स आर टू बी फिल्ड इन इरीगेशन डैम्स दैट ऑलरेडी हैज़ अ गुड कैनाल नेटवर्क। ठीक है, डैम बना चुके हैं, उसमें से कैनाल को जगह जगह खेतों तक पहुँचा चुके हैं, बस उस डैम में पानी नहीं है, तो उसको अब नर्मदा को फेजेस में हम वहाँ तक लेके गए हैं। अब फाइनली वो पानी खेतों में पहुँच जाएगा। ठीक है, नर्मदा को रेवा नदी भी कहते हैं, ये दिस इज़ अ पॉइंट टू बी नोटेड। रेवा माँ रेवा एक बहुत फेमस गाना है इंडियन ओशन बैंड का, अगर आपने नहीं सुना है तो आप सुन सकते हैं। इट इज़ द लाइफ लाइन ऑफ गुजरात एंड मध्य प्रदेश, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, किसी स्टेट PSC एग्जाम में, बैंक में, RRB में पूछा जा सकता है कि विच रिवर इज़ नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश और द लाइफ लाइन ऑफ गुजरात, तो आपको रेवा या नर्मदा जो ऑप्शन रहेगा मार्क करना है। ये इसका उद्गम स्थल कहाँ
है कहाँ से निकलती है? अमरकंटक के पठार से निकलती है। मध्य प्रदेश में अमरकंटक के पठार से नर्मदा निकलती है। बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है वो, इसी वजह से तीर्थ स्थल है क्योंकि वहाँ पे नर्मदा निकलती है। ठीक है, ये विंध्या और सतपुड़ा रेंजेस के बीच में चलती है। ज्योग्राफी में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। नर्मदा और तापी ऐसी दो रिवर्स हैं जो कि भारत की सारी रिवर्स के उल्टा बहती हैं। ये हमारे यहाँ ईस्ट की तरफ बे ऑफ बंगाल में नहीं जाती, ये अरब सागर में जाके गिरती हैं, नर्मदा और तापी, और एक शायद राजस्थान में लोनी रिवर भी है। ये मैं इसको लेकर श्योर नहीं हूँ, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ये खैर बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, लेकिन ऐसा कोई इसका मतलब ये नहीं कि फिर से नहीं आएगा, फिर से भी आ सकता है। अबाउट रिजेस एंड प्लेट्यूज, और ये आपको पढ़ के रखना चाहिए ज्योग्राफी में। जो इंडियन पेनिनसुला है वो हिमालय में, एशिया में एकदम धक्का मार के घुसा है, तो बहुत सारे फोल्ड्स क्रिएट हो गए हैं ज़मीन के अंदर में। तो वो बीच में जो वैली बनती है, रिजेस बनती हैं, नदी उसी के रास्ते चल चल के समुद्र तक जा रही है। नर्मदा वो नदी है, विंध्या और सतपुड़ा रेंजेस के बीच में चल रही है, अनूपपुर से निकल के। तो देखिए इससे रिलेटेड स्टैटिक के कितने सारे पॉइंट्स निकल के आ गए। अगर आपको ये सारे पॉइंट्स याद है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको थोड़े सुने सुने से नहीं लग रहे हैं या धुंधला धुंधला याद आ रहा है तो एक बार जाके ब्रशअप कर लीजिए। ठीक है, अगला न्यूज़ है अबाउट फेशियल रिकॉग्निशन। अमेजॉन जो है इसकी एक फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर है, चेहरे से पहचान लेंगे। इसको पुलिस भी यूज़ करती थी, रिकॉग्निशन इसका नाम है। पुलिस यूज़ करती थी अपराधियों को पकड़ने के लिए, लेकिन रिसेंटली इन्होंने क्या किया है कि इसको पुलिस को यूज़ नहीं करने देंगे, ऐसा अमेज़ॉन ने बोला है। क्योंकि यूएस में ऐसा हो रहा है कि पुलिस के खिलाफ बहुत सारा माहौल बन रहा है अभी, पुलिस ब्रुटैलिटी, पुलिस वायलेंस अगेंस्ट सिविलियंस, इस तरह से बहुत माहौल बन रहा है। तो पब्लिक में अपना नाम खराब ना हो करके अमेज़ॉन इस तरह के स्टेप्स उठा रही है कि पुलिस को, पब्लिक को अगर रिकग्नाइज़ करे कि भीड़ में, मॉब में कौन है, प्रोटेस्टर्स कौन है, उस तरह से पुलिस फ़ोटो खींच के या सीसीटीवी कैमरा का फुटेज एनालाइज करके कहीं उनको जाके फिर बाद में उनके घर पे कोर्ट का समन ना पहुंच जाए। इस वजह से देखिए सिविलियन प्रोटेस्ट नहीं कर पाएंगे। ये क्वेश्चन देखिए मेन में GS2 के पेपर में आ सकता है, मेंस में। ठीक है, कि क्या ये सही है कि क्या ये गलत है। एक तरह से तो आप बोल सकते हैं कि अगर वहाँ पे प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स हैं, कहीं पे लोगों को प्रोटेस्ट नहीं करने देने के ऑर्डर्स हैं, तो जो वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं दे आर वायलेटिंग द लॉ। तो पुलिस को उनको बिल्कुल पकड़ने के लिए जितनी भी टेक्नोलॉजी वो यूज़ कर सके उन्हें करने देना चाहिए, क्योंकि ये बात है कि जो लॉ ब्रेक कर रहे हैं उनको तो पुलिस पकड़ेगी ही। पर इसको यूज़ करके जो पार्टी इन पावर है वो किसी को प्रोटेस्ट ही नहीं करने देगी, ये भी हो सकता है। यूपी में अभी रिसेंटली हुआ था, एंटी CAA प्रोटेस्ट में जिन लोग शामिल थे उनके फ़ोटो खींच खींच के जगह जगह लगा दिए गए। आदमी, औरत, बच्चा, सबके फ़ोटो जगह जगह लगा दिए गए और कहा गया कि ये लोग क्रिमिनल हैं, ये ऐसा है वैसा है, तो उनको सोशली शेम करने का प्रयास किया गया। ठीक है, अब ये कितना सही है कितना गलत है आप अपने विवेक से इसका आंसर लिखेंगे, क्योंकि ये मामला थोड़ा पॉलिटिकली चार्ज्ड है। और आंसर लिखते समय भी आपको ध्यान देना है कि आपकी कोई पॉलिटिकल लीनिंग इसमें सामने ना आ जाए। ठीक है, मैं नहीं समझता रिकॉग्निशन नाम अमेज़ॉन और पुलिस से ये फेशियल रिकॉग्निशन के लिए ये यूज़ किया जाता है। इन बातों को छोड़ के और कोई इसका पार्ट ऐसा नहीं है जो कि किसी एग्जाम में पूछा जा सकेगा। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, सपोर्ट टू बैम्बू प्रोड्यूसर्स। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या किया है कि इंपोर्ट ड्यूटी ऑन बैम्बू स्टिक्स को बढ़ा दिया है। अब अगर दूसरे देशों से हम बैम्बू इंपोर्ट करते हैं तो उसमें अब ज़्यादा उनको टैक्स देना पड़ेगा, इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी, तो हमारे देश में वो महंगी हो जाएगी। कल ही हम बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स की बात कर रहे थे। ठीक है, देखिए उसी से रिलेटेड आप इसको रिलेट करके देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में एक तरह से प्रोटेक्शनिज्म चल रहा है। जो पहले एक ग्लोबलाइजेशन और ओपन बॉर्डर्स फॉर ट्रेड की बात होती थी, अब थोड़ी थोड़ी बातें उससे लोग बैक ट्रैक कर रहे हैं, क्योंकि इन लाइट ऑफ द कोरोना पैंडमिक दुनिया भर में इकोनॉमीज़ की हालत ख़राब है। तो देखिए अपने अपने जो भी ऐसे वर्ग हैं समाज के जो हाशिए पर हैं, जो उतने ज़्यादा इकोनॉमिकली समर्थ नहीं हैं, गवर्नमेंट्स उनको सपोर्ट करने की कोशिश कर रही है। तो देखिए बैम्बू फार्मर, वैसे ही फार्मर कोई बहुत ज़्यादा पैसे वाला स्ट्रॉन्ग तो होता नहीं है इंडिया में। ठीक है, तो बैम्बू फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ये काम कर रही है। और बोला गया दिस इज़ टू हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन अगरबत्ती इंडस्ट्री, क्रिएटिंग एटलीस्ट 1 लाख न्यू जॉब्स अकॉर्डिंग टू खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। आप समझ सकते हैं कि ये स्टेप लिया गया है जो माइग्रेंट वर्कर्स शहरों से गाँव में जा रहे हैं, और उनको एक तरह से आसान लोन भी दिया जा रहा है बिना किसी गारंटी के, फॉर स्टार्टिंग देयर ओन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, इस तरह से। तो एक और उसको फिलिप देने के लिए, FILLIP, फिलिप देना यानी बूस्ट देना किसी चीज़ को होता है, तो उनको फिलिप देने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्टेप उठाया है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। इसके ऊपर आपको इंडिया ईयरबुक में पूरा रीडअप करके रखना चाहिए, इसकी हिस्ट्री क्या है वगैरह वगैरह। ठीक है, द डिस्कशन ऑफ एनहांसिंग द इंपोर्ट ड्यूटी वॉज टेकन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस टू डिस्करेज हैवी इंपोर्ट एंड हेल्प लोकल इंडस्ट्रीज गो। ये तो हमने देख ही लिया है, वियतनाम और चाइना से बैम्बू स्टिक्स इंपोर्ट हो रहे थे, जिससे कि इंडिया में एम्प्लॉयमेंट का लॉस हो रहा था।
ठीक है, 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने रॉ अगरबत्ती का जो इंपोर्ट है इसको रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाल दिया था। ऐसी अलग अलग कितनी कैटेगरीज होती हैं WTO के कौन से अग्रीमेंट के तहत, ये आपको ब्रशअप करके रखना चाहिए। तो रेस्ट्रिक्शन की वजह से क्या हुआ, बहुत सारी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और यूपी में अगरबत्ती की यूनिट्स रिवाइव हो गई। गवर्नमेंट के थोड़े से छोटे से स्टेप से देखा गया कि अगरबत्ती इंडस्ट्री को बहुत फ़ायदा हुआ और गवर्नमेंट इसी तरह की इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देना चाहती हैं जो लेबर इंटेंसिव है, जो कि ज़्यादा स्किल नहीं मांगती, अनस्किल्ड लेबर उसमें काम कर सकता है और जिसमें कि रूरल एरियाज़ में काम हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसमें बहुत हाई फाई टेक्नोलॉजी चाहिए, घर पे बैठ के लोग बना सकते हैं। औरतों की स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए अगरबत्तियाँ आप में से कईयों ने देखी भी होंगी, आप में से कई अपने घरों में यूज़ भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये रेस्ट्रिक्शन की वजह से ही क्या हुआ कि बैम्बू का इंपोर्ट जो है 210 करोड़ से बढ़ के 370 करोड़ हो गया। तो अब इंडिया जो है 14.6 मिलियन टन्स ऑफ बैम्बू हर साल प्रोड्यूस करता है। Around 70,000 farmers are engaged in bamboo plantation. Thus, enhancing import duty will help to boost bamboo production and also help industries that are dependent on bamboo. The KVIC will also launch bamboo plantation drive. तो ये बेसिकली बैम्बू प्लांटेशन में इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट करना चाहते हैं और अगले 3 से 4 सालों में इनका टारगेट है कि बैम्बू से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स की इंडिया में डिमांड है वो सब की सब इंडियन बैम्बू जो है उसी से पूरी हो जाए, बाहर के बैम्बू पे हमें कोई निर्भरता न रह जाए। दिस वॉज अबाउट दिस न्यूज़। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल एट वाइजैक। एक डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल का इनॉग्रेशन किया गया है विशाखापट्टनम में। इसको ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि ये रोड या एयर में क्विकली मोबिलाइज किया जा सकता है। तो ये है क्या, इट इज़ बीइंग डन टू फैसिलिटेट सबमरीन रेस्क्यू ऑपरेशंस इवन इन फार अवे लोकेशंस। ठीक है, द व्हीकल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सबमरीन रेस्क्यू व्हीकल। देखिए इसमें क्या है कि सबमरीन जो है वो पानी के अंदर चलने वाली पनडुब्बी होती है, कहीं वो ख़राब पड़ जाए, पानी में डूब जाए, अगर पनडुब्बी ही पानी में डूब जाए तो उसको बचाने कौन जाएगा। उसको बचाने के लिए इस तरह के व्हीकल्स आपको बनाने पड़ेंगे। डीप सबमर्जेंस, पानी में बहुत नीचे तक ये जा सकता है व्हीकल, बहुत ज़्यादा प्रेशर विथस्टैंड कर सकता है और सबमरीन से लोगों को रेस्क्यू करके ला सकता है। इसमें एक साइड स्कैन सोनार इक्विपमेंट है, सोनार यानी साउंड नेविगेशन एंड राडार, साउंड नेविगेशन एंड रेडिएशन, या ऐसा ही सोनार का फुल फॉर्म आप चेक कर लीजिए। राडार और सोनार और लेज़र, इन सब के फुल फॉर्म्स आपस में थोड़े मिलते जुलते हैं। फुल फॉर्म हालांकि पूछने से कोई रहा पर आपको फिर भी मालूम होना चाहिए। ये रिमोट ऑपरेशन व्हीकल है, इसको रिमोट से आप ऑपरेट करेंगे। इस व्हीकल में डाइवर, डिकम्प्रेशन चैम्बर्स और हाइपर बेरिक मेडिकल इक्विपमेंट भी है। ठीक है, डाइवर्स जो हैं वहाँ पर जाएंगे जब समुद्र में बहुत ज़्यादा गहरे पानी में, बहुत ज़्यादा गहरे प्रेशर में डाइवर्स जब वहाँ पे उतरेंगे और उसमें जब वापस आएंगे तो ऐसे चेम्बर्स बने हुए हैं कि धीरे धीरे उनके ऊपर से प्रेशर कम किया जाए। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर धीरे धीरे उनके से कम हो, नहीं तो उनके बॉडी में, उनके ब्लड में बबल्स बन जाएंगे जो कि उनकी जान के लिए खतरा हो सकता है। फिर हाइपर बेरिक मेडिकल इक्विपमेंट, मेरी पहली वीडियोज़ में मैं बता चुका हूँ। हाइपर मतलब ऊपर, हाइपो मतलब लो, हाइपर मतलब ऊपर, ऐसे आप याद करके रखिए। बेरिक जो है उसका मतलब प्रेशर से रिलेटेड होता है। ठीक है, बेरोमीटर जो है वो प्रेशर मापता है। तो हाइपर बेरिक का मतलब जब ज़्यादा प्रेशर में काम करने के लिए मेडिकल इक्विपमेंट, यानी आप नीचे गए और पनडुब्बी का एक्सीडेंट हो गया है और आपने देखा कि कई लोग वहाँ घायल हो गए पनडुब्बी के अंदर, तो ऐसे मेडिकल इक्विपमेंट जो पानी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर में भी ऑपरेट किए जा सके वो इसमें डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल में शामिल किए गए हैं। ठीक है, इंडिया, देखिए दुनिया में सिर्फ ऐसे 40 देश हैं जो सबमरीन चला सकते हैं, उसमें से बहुत ही कम है जो सबमरीन को रेस्क्यू कर सकते हैं। इंडिया उन बहुत से कम देशों में से एक है। ठीक है, दूसरे ऐसे कौन कौन से देश हैं कोई आपसे पूछने नहीं वाला, ये लिस्ट आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन आप देख के समझ सकते हैं कि टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड जो देश हैं उन्हीं के पास इस तरह की व्यवस्था होती है। इंडियन नेवी ने अब तक 2 ऐसे सिस्टम बनाए हैं जिससे कि सबमरीन्स को रेस्क्यू किया जा सकेगा, जो कि ईस्ट और वेस्ट कोस्ट में इंडिया के डिप्लॉय किए जाते हैं। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, इट इज़ अबाउट नेचर इंडेक्स। ठीक है, नेचर इंडेक्स बनाया गया है, आपको नाम से ही समझ में आ जाना चाहिए कि नेचर के क्षेत्र में कौन सा देश कैसा कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसको रैंकिंग दी जा रही है। इंडिया को 12वीं रैंक मिली है। जो टॉप 5 कौन से देश हैं, यूएस, चाइना, जर्मनी, यूके और जापान। ठीक है, इसमें अलग अलग इंडियन इंस्टीट्यूट्स को भी रैंकिंग दी गई है, जिसमें CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR आजकल बहुत न्यूज़ में है क्योंकि कोरोना से रिलेटेड जो भी इस तरह के ड्रग्स की टेस्टिंग हो रही है या PPE प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स बनाए जा रहे हैं, तो उसके लिए CSIR का नाम बार बार न्यूज़ में आता है, आपको इसके ऊपर पढ़ के रखना चाहिए। ठीक है, CSIR और IISc बैंगलोर को भी इसमें अच्छी रेटिंग दी गई है। Also, 3 institutions found their places among top 30 Indian institutions according to Nature. वो इंडेक्स रेटिंग दे आर इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टिवेशन ऑफ साइंस,
ये देखिए एक एसोसिएशन है फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस। इससे लग रहा है कि साइंस के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाएंगे या शायद साइंस के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देते हों। इसका आप एक बार गूगल करके देख सकते हैं। फिर जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, जो एक एडवांस साइंटिफिक रिसर्च इंडिया में बहुत कम जगहों पर होती है, उसको 14वीं जगह पर रखा गया है। फिर एन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज, ठीक है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, वो जगह है जहाँ बेसिक साइंसेज में इंडिया में सबसे ज़्यादा रिसर्च होती है। दूसरा नाम यहाँ पे दिया गया है एन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज, कोलकाता में उसको 30वां रैंक दिया गया है, ठीक है। नेचर इंडेक्स जो है ये थोड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बनाया गया है कि ऑथर्स जो पेपर पब्लिश करते हैं तो उस पेपर में वो किस ऑथर के पेपर को साइट करते हैं कि मैंने उनके पेपर से, साइंटिफिक पेपर से थोड़ा पॉइंट लेके यहाँ पर अपने पेपर में यूज़ किया है। फिर वो इंसान जो है वो रिसर्च कौन से इंस्टीट्यूशन में कर रहा है, इससे एक रैंकिंग बनती है कि कौन से इंस्टीट्यूशन में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी रिसर्च को बार बार कोट किया जा रहा है। देखिए, अगर आपकी रिसर्च को बहुत सारे लोग अपनी रिसर्च में इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब आपने बहुत ही काम की रिसर्च की है ना। आपने सिर्फ पेपर पब्लिश करने के लिए पेपर पब्लिश नहीं कर दिया, बहुत काम की आपकी रिसर्च है। तो उसके बेसिस पे इंस्टीट्यूशंस को रैंकिंग दी जा रही है। तो इंस्टीट्यूशंस को इंसेंटिव दिया जा रहा है कि वो इस तरह के रिसर्च को, इस तरह के प्रोजेक्ट्स को वो प्रोमोट करें जो कि ज़्यादा काम आए दूसरे रिसर्चर्स के भी। तो जो बार बार साइट किया जाए तो इस तरह की रैंकिंग्स में उनको ऊंचा रैंक मिलेगा, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, जो कि इट इज़ अबाउट रिलीजियस फ्रीडम। यूएस गवर्नमेंट जो है वो हर साल एक इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट निकालती है। 2019 की रिपोर्ट में बोला गया था कि इंडिया में रिलीजियस फ्रीडम पे हमले हो रहे हैं। इंडिया में मॉब लिंचिंग, काउ विजिलेंटिज्म और एंटी सीएए एनआरसी प्रोटेस्ट जो हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि किसी एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है, ऐसी बातें उसमें कही गई है। देखिए, जैसे मैंने ये सेंटेंस बोला है, आपको आंसर्स भी वैसे ही लिखने हैं। किसी एक पर्टिकुलर धर्म को टारगेट किया जा रहा है और वायलेंस में किसी एक ग्रुप के खिलाफ ऐसा बोला जा रहा है, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। इट इज़ अलेजेडली ऐसा बोला जा रहा है। आपको पॉलिटिकली करेक्ट आंसर्स लिखने हैं। आपको सीधे कुछ जाके नहीं बोल देना है कि मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही है, या इस तरह से कोई भी टर्म आपको यूज़ नहीं करना है जो कि पॉलिटिकली सेंसिटिव टर्म किया जाए, ठीक है। ये मैंने आपको मेंस के लिए पॉइंट बता दिया। इस रिपोर्ट में इंडिया के विज़ावी इंडिया, विद रिगार्ड्स टू इंडिया, कंसर्न क्या रेज किए गए थे। कंसर्न था कि रिलीजियस फ्रीडम कंडीशन इन इंडिया इज़ एक्सपीरियंसिंग डाउन टर्न, ठीक है। ये बातें रोज़ न्यूज़ में आती है। इसमें आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो ये देख के बोलेगा कि ये कहाँ से आ गई ये बात। जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस जो स्क्रैप कर दिया गया, और सीएए बिल जो जिसको एक्ट को पास किया गया, और एंटी काउ स्लॉटर लॉज, एंटी कन्वर्जन लॉज और मॉब लिंचिंग से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं उन सबको उठाया गया है, ठीक है। ये तो कोई नहीं पूछेगा आपसे कि क्या क्या पॉइंट्स उठाए गए हैं। हाँ, FCRA क्या है, तो FCRA जो है इंडिया ये बता रहा है कि इंडिया हैज़ प्रोहिबिटेड सेवरल इंटरनेशनली फंडेड NGOs। ऐसे बहुत से NGO हैं जिनको दूसरे देशों के से फंडिंग मिलती है, जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोहिबिट कर दिया है, उनको बैन कर दिया है। सिंस 2010 में FCRA ऐसा इंस्टीट्यूशन है, उसको इंडिया में ऑपरेट नहीं किया जाता है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। ये FCRA कानून का फुल फॉर्म है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, कि NGOs को बाहर से जो कंट्रीब्यूशन आता है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेट करेगी। आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों होगा, वरना क्या होगा, किसी देश से पैसा दे के इंडिया में कोई गलत माहौल क्रिएट किया जा सकता है। किसी NGO को कोई पैसा दे के बोल सकता है कि इस तरह का माहौल बनाओ इंडिया में जिससे कि हमारी गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज़ किया जा सकता है। तो हमारा कंट्रोल, हमारे देश का कंट्रोल दूसरे देशों के हाथ में जा सकता है, वो हमें नहीं चाहिए। इसलिए हमने ये कानून बनाया है इस एक्ट के ऊपर। वैसे ये मैं नहीं समझता इस एक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको आएगा। रिलीजन एक ऐसा टॉपिक है, काफ़ी सेंसिटिव है, हर एग्जामिनर उससे दूर ही रहना चाहेगा। फिर भी क्या पता कोई पूछ ले भूले भटके, तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। फिर इंडो एशियान यूथ डायलॉग करके चालू किया जा रहा है। UPSC प्रीलिम्स में आने का इसका कोई चांस नहीं है। हाँ, किसी दूसरे एग्जाम में जिसमें कि उन लोग ऐसे ही छोटे छोटे पॉइंट पकड़ पकड़ के पूछते हैं, उसमें आपको पूछ देगा कि किसके साथ यूथ डायलॉग हुआ है, तो एशियान के साथ हुआ है। ये वर्चुअल मोड में हुआ है, ठीक है। ये सब आप नोट करके रखिए कि वर्चुअल मोड में ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। स्किल डेवलपमेंट, यूथफुल एनर्जी और एजुकेशन, इसमें पॉइंट सब ये हुए कि इनसे डिस्कस किया गया। लीडर्स ऑल्सो एक्नॉलेज्ड री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। एशियान जो रीजन है, यहाँ बुद्धिज़्म काफ़ी प्रोमिनेंट है, ठीक है। तो और बुद्धिज़्म की हिस्ट्री में नालंदा यूनिवर्सिटी और जो बुद्धिस्ट टूरिज़्म सर्किट है एक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है, बोध गया है, कुशीनारा है, और इस तरह के जो सिटीज़ हैं जो कि महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई हैं, तो वो सब टूरिज़्म के लिए और हमारे उन देशों के साथ संबंधों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इस बात को लेकर पूरी अवेयर है और इस तरह के स्टेप्स उठाती रहती है। नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो बहुत सारे स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऑफर कर रही है एशियान देशों के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो इंडिया जो है इसका इट हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। 65% ऑफ इट्स पॉपुलेशन आर बिलो द एज ऑफ 35 ईयर्स, ठीक है। देयर आर मोर देन
45 करोड़ पीपल दैट आर इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 35 ईयर्स। एशियान में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन दिख रही है यूथ की, तो इन दोनों के बीच में डायलॉग किया जा रहा है, एक्सचेंज प्रोग्राम वगैरह वगैरह हो रहे हैं। इट इज़ रिलेटेड टू इंडियाज़ एक्ट ईस्ट पॉलिसी। मोदी गवर्नमेंट जो है इन्होंने एक्ट ईस्ट पॉलिसी का उद्घाटन किया था जब वो पहली बार पावर में आए थे 2014 में। उसके पहले इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में लुक ईस्ट बोला जाता था कि ईस्ट की तरफ भी देखो। हम पहले सिर्फ वेस्ट की तरफ ही देखते थे, फिर हम ईस्ट की तरफ देखने लगे। अब हम एक्ट ईस्ट की तरफ जा रहे हैं कि हम इन देशों को एक्टिवली कोट करते हैं, इनके साथ डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल और ट्रेड रिलेटेड हम लोग और कल्चरल एक्सचेंजेस भी करते हैं। एशियान जो ग्रुपिंग है वो तो किसी को भी याद होना चाहिए, 10 देश हैं इसके अंदर, और ये ऑर्गेनाइजेशन मिलिट्री, एजुकेशन, सोशियो कल्चरल इंटीग्रेशन वगैरह के लिए फोकस किया जाता है। 1967 में ये फॉर्म किया गया था 5 देशों द्वारा। कौन है वो देश, आप नाम यहाँ पर पढ़ लीजिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, इंडिया चाइना डिस्प्यूट से रिलेटेड मामला अब हुआ है कि इस पूरे जो विवाद का पटाक्षेप एक तरह से हो गया, लग रहा है कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि दोनों देशों ने अपनी ट्रूप्स को विड्रॉ कर लिया, धीरे धीरे डिसंगेज कर रहे हैं, और दोनों देशों का कहना है, इस तरह के बयान आ रहे हैं कि बातचीत से मुद्दा सुलझ जाएगा। इससे रिलेटेड इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर लीक होती है, जो वो लीक हुई टाइप से आई है कि 3 सेक्टर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लद्दाख और सिक्किम में ही हमारी फोर्सेस का ऐसे आमना सामना हुआ था। बीच में जो एरिया है, जो सेंट्रल सेक्टर है, वहाँ पर भी वेस्टर्न, मिडिल और ईस्टर्न 3 सेक्टर होते हैं इंडिया और चाइना के। और खासकर ये बात कि हमारा जो बाउंड्री है वो 3488 किलोमीटर का है, ये पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। तो 3 सेक्टर हैं इसमें, वेस्टर्न, मिडिल और ईस्टर्न। वेस्टर्न कौन सा कहलाएगा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश वाला, ठीक है। मिडिल हमारा बिहार का साइड वाला जो नेपाल से लगा नहीं है वो कहलाएगा, और ईस्टर्न तो लद्दाख वाला साइड है वो कहलाता है। तो इन तीनों सेक्टर में दोनों देशों ने अपनी फोर्सेस को मूव कर दिया था, सबको अरेंज कर लिया था कि कुछ भी होगा अगर तो हमारी फोर्सेस तैयार हैं। इससे पता चलता है कि मामला कितना सीरियस बीच में हो गया था, ठीक है। और एक बात, यहाँ पर कॉर्प्स कमांडर लेवल की मीटिंग हुई, तो इसमें ये थोड़ा सा नोट कर लीजिए। 14th कॉर्प्स कमांडर, 14th कॉर्प्स जो है उसके कमांडर गए थे लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह, और वो साउथ जिंजियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के कमांडर मेजर जनरल लिू लिन वहाँ से आए थे, उस साइड से आए थे। तो ये थोड़े ये पॉइंट क्या पता किसी एग्जाम में पूछ ले आपसे कि कौन से कॉर्प्स के कमांडर गए थे। तो 14वीं कॉर्प्स के कमांडर गए थे, और नाम मुझे नहीं लगता पूछेगा, फिर भी याद रखने में कोई खराबी नहीं है। फिर बाकी सब जो अलग अलग जहाँ पर कि हमको खबर नहीं आई कि यहाँ पर इंडिया और चाइना का प्रॉब्लम चल रहा है, वहाँ फेस टू फेस नहीं आ गई थी फोर्सेस, पर इनको कहा जा रहा है कि इन डेप्थ डिप्लॉयमेंट हुआ था, यानी लगभग उनको तैयार करके रख लिया गया था कि यार कुछ अगर सिचुएशन होगी तो हमारी फोर्सेस तैयार हैं, ठीक है। ये छोटी सी न्यूज़ थी। अगली न्यूज़ है रिलीफ फॉर PSUs, ठीक है। ऐसा गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया है कि अभी बीच में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम जो है उनको बोला गया था कि सारी प्राइवेट कंपनीज से आप जितना पैसा बकाया है वो आप एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू आप लीजिए उनसे, 20 साल में धीरे धीरे करके उनसे पैसा ले लीजिए। तो इसमें डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने वो प्राइवेट कंपनियों को तो क्या बोलेंगे, सारी PSUs को ही पकड़ लिया और बोला कि आप लोग इतने इतने पैसे दे दो, ठीक है। 3 लाख करोड़ रुपए उनसे मांग लिए। PSU की हालत वैसे ही इंडिया में खस्ता है, उन्होंने कहा कि हम तो नहीं दे पाएंगे और हमसे क्यों मांगा जा रहा है ऐसा करके ये वो। सुप्रीम कोर्ट ने तो प्राइवेट सेक्टर से पैसा वसूल करने की बात की थी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ भाई, हमने तो प्राइवेट से ही वसूल करने की बात की थी, आप प्राइवेट से वसूलो पहले, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब गवर्नमेंट जो है अपना प्लान करके बैठी थी कि टोटल 4.7 लाख करोड़ पैसा हमको लेना है, उसमें से 3 लाख करोड़ तो PSU से ही लेना है। PSU तो गवर्नमेंट की ही एंटिटी है, वो क्या ना बोलेगी। तो ये 3 लाख करोड़ तो अपना मतलब शुद्ध लाभ आने वाला था, एकदम आ रही थी लक्ष्मी, बीच रास्ते में सुप्रीम कोर्ट ने अड़ंगा डाल दिया। अब देखिए PSU से पैसा लेके अपना अगर आप दिखाएंगे कि इनकम हो रही है, अपना फिजिकल डेफिसिट कम करेंगे या रेवेन्यू बताएंगे, तो ये तो पैसा अपने ही एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की बात है। ये तो कोई सरकार की तरफ से अर्निंग वाली बात नहीं हुई, ठीक है। जो भी है कि सरकार को इससे दिक्कत तो होगी, क्या पता सरकार इस फैसले को अपील भी करे, ठीक है। अगली न्यूज़ आती है रैंकिंग्स आर सिग्निफिकेंट ड्यू टू द चैलेंजिंग टाइम्स। ये वाइस चांसलर ने बोला है AMU के, AMU यानी नहीं जामिया के, जामिया मिलिया इस्लामिया जो है इनको रैंकिंग मिली है इंडिया भर में। अब रैंकिंग दी जा रही है नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग्स फ्रेमवर्क के तहत, ठीक है। अभी 2 दिन पहले ही एक इंटरनेशनल रैंकिंग आई थी, आपको पता होना चाहिए वो कौन सी रैंकिंग थी। उसमें पता चला कि हमारे देश की किसी इंस्टीट्यूशन को कोई रैंकिंग नहीं मिल रही है, और जो जितनी नीचे की रैंकिंग थी भी वो और भी कम हो गई है इन दिनों में, ठीक है। और उस समय फिर किसी एक्सपर्ट की ये भी बात आई थी कि ये क्लॉज भी तो रखो कि अफोर्डेबिलिटी भी तो एक चीज़ है, हम कितनी अफोर्डेबल एजुकेशन देते हैं, अगर उसको एक फैक्टर रखा जाएगा तो इंडिया टॉप पे पहुँच जाएगा।
तो उसमें 2 पॉइंट जो याद रखने का ये था कि इंडियन इंस्टीट्यूशंस सबसे ख़राब परफॉर्म करते हैं किसमें, इंटरनेशनलाइजेशन वाले में, कि हमारे यहाँ फैकल्टी भी विदेश से नहीं आती, ना स्टूडेंट विदेश से आते हैं। लेकिन अफोर्डेबिलिटी एक फैक्टर नहीं है, वो होता तो उसमें इंडिया नंबर 1 पे आ जाता, क्योंकि हम बहुत ही कम कॉस्ट में बहुत क्वालिटी एजुकेशन देते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अपनी रैंकिंग लॉन्च की है, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क है। उसमें जामिया मिलिया को काफ़ी अच्छी रैंक मिली है, पहली बार टॉप 10 यूनिवर्सिटी में आई है। जामिया मिलिया में काफ़ी प्रोटेस्ट हुए थे, पुलिस का वहाँ पर वायलेंस हुआ था, बहुत नाम खराब हुआ था। और जेएनयू को भी लगातार चौथे साल जो है देश में दूसरा रैंकिंग जेएनयू को मिला है। इससे रिलेटेड ये न्यूज़ है। देखिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि एनआईआरएफ जो रैंकिंग है वो 5 पैरामीटर पे दी जाती है। वो पांचों पैरामीटर क्या है, टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, ग्रेजुएशन आउटकम्स और आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी एंड परसेप्शन। ठीक है, तो जामिया जो है उनको हाईएस्ट मिला है ग्रेजुएशन आउटकम्स में, यानी कितने लोग ग्रेजुएट करते हैं, और लोएस्ट मिला था उनको परसेप्शन में, कि पब्लिक में उनका परसेप्शन क्या है। तो आप समझ ही सकते हैं जो एंटी-सीएए प्रोटेस्ट हुए, पुलिस की वहाँ पे एक्टिविटी हुई, उसकी वजह से पब्लिक में उनका परसेप्शन काफ़ी ख़राब हो गया। मुझे यहाँ बताया नहीं है, पर मुझे लगता है जेएनयू का भी पब्लिक में परसेप्शन हाल के सालों में थोड़ा ख़राब हुआ है। तो ये ठीक है, हालांकि किसी यूनिवर्सिटी का रैंकिंग में पब्लिक परसेप्शन को फैक्टर देने का क्या पॉइंट है, मुझे तो इस बात की कोई क्लैरिटी नहीं है। आप देखिए, आपको अगर समझ में आता है तो ये जो पाँचों पैरामीटर है याद करके रखिए, एमसीक्यू में नहीं भी आए तो मेंस में आंसर लिखने के लिए आपको बन जाएगा ये पॉइंट। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। जो आज की टिडबिट्स हैं, जो छोटी न्यूज़ मैं आपके लिए लेके आया हूँ, वो बहुत छोटी पॉइंट्स है, पर किसी एमसीक्यू में पूछ लिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोटा, जो रिजर्वेशन कोटा है, इट इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। ये देखिए, सीधा आपको यूपीएससी पूछ सकता है कि इज रिजर्वेशन अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। क्या बोलेंगे फिर उसको, इज इट अ फंडामेंटल राइट, इज इट अ लीगल राइट, इज इट अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो जो रिजर्वेशन है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। उसके तहत आर्टिकल 32 के अंडर में कोई जाके गवर्नमेंट से अगर उसको नहीं मिल रहा है रिजर्वेशन, और वो सोचता है कि वो डिजर्विंग है बिकॉज ऑफ द जो भी अलग अलग रिजर्वेशन के प्रोविजंस है उनके तहत, तो वो सुप्रीम कोर्ट से जाके रिलीफ ले सकता है। लेकिन इट इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। ठीक है, छोटे सी न्यूज़ में दे दिया इंडियन एक्सप्रेस में, लेकिन मुझे लगता है कि जो SC/ST कम्युनिटीज़ के जो लीडर्स हैं वो इसके रिलेटेड कुछ एजिटेशन कर सकते हैं। आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये खबर एक बहुत बड़ी खबर बन के उभरे। फिर अगर आपको पता हो, हैदराबाद में एक टीनेजर थी, लड़की थी, 19 साल की लड़की थी। उसने असदुद्दीन ओवैसी जो AIMIM के लीडर हैं उनकी रैली में जाके उसने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दिए थे। उसको पुलिस ने राजद्रोह यानी सेडिशन के मामले में अरेस्ट कर लिया था। ठीक है, कल ही कोर्ट से उसकी जो बेल प्ली थी वो रिजेक्ट की गई थी, लेकिन आज उसको कोर्ट से डिफ़ॉल्ट बेल मिल गई है, लोअर कोर्ट से। क्यों? क्योंकि पुलिस ने चार्जशीट फाइल नहीं की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, CRPC यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, हमारे देश में दंड संहिता यानी क्राइम को कैसे प्रोसिक्यूट किया जाएगा उससे रिलेटेड 2 कोड ऑफ कंडक्ट चलते हैं। पहला है IPC यानी इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता। उसके तहत उसमें क्या होता है कि कौन से जुर्म की कौन सी सज़ा होगी ये मेंशन किया जाता है। आपने फिल्मों में अक्सर देखा होगा, अधिकतर लोगों को किस जुर्म की कौन सी सज़ा है, कौन सा आर्टिकल है, कौन सी धारा लगती है, वो फिल्मों से ही पता है। दूसरा है CRPC यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, यानी किसी को भी आप जब प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, जब केस चल रहा है किसी पे, उस दौरान कौन कौन से नॉर्म्स को फॉलो करना है वो CRPC में मैंशनड है। दोनों ब्रिटिश एरा के ये कोड्स हैं, ब्रिटिशर्स लिख के गए हैं, हमने थोड़ा बहुत उसमें संशोधन किया है। तो उसमें बताया जा रहा है कि सेक्शन 167 सब सेक्शन 2 में बताया गया है, खैर ये कोई नहीं पूछेगा आपसे कि कौन सा सेक्शन है। उसमें बताया गया कि 60 या 90 दिन डिपेंडिंग ऑन द लॉ, किस कानून के तहत अरेस्ट किया गया है, पुलिस को जांच करने के लिए 60 से 90 दिन का टाइम मिलता है, जिसमें उनको पूरी अपनी जांच पूरी करके एक चार्जशीट फाइल करनी रहती है, जिसके बाद कोर्ट तय करती है कि इनको जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी। इस दौरान में पुलिस अगर चार्जशीट फाइल नहीं करती है तो बाय डिफ़ॉल्ट बेल मिल जाती है सामने वाले को, जो अक्यूज्ड है उसको, क्योंकि उसके खिलाफ तो पुलिस ने कोई मामला ही नहीं बनाया है। ठीक है, तो ये डिफ़ॉल्ट बेल क्या होता है, ये किसी एग्जाम में आपसे MCQ पूछा जा सकता है। तो थैंक यू गाइज, ये थी आज की न्यूज़, ये थी आज की सारी करंट अफेयर्स का राउंड अप। आप देख सकते हैं इसमें रिलेटेड ज्योग्राफी और पॉलिटी और आज तो मेंस से भी रिलेटेड बहुत सारे पॉइंटर्स मैंने आपको बताए हैं। जो मैंने आपको बताया है सही जगह पे वीडियो पॉज करके आप उसका नोट बना लीजिए, और जो पोर्शन आपको लगता है कि यार क्लियर याद नहीं आ रहा, धुंधला सा याद आ रहा है, उसको तुरंत ब्रशअप कर लीजिए। जिसको तुरंत ब्रशअप कर लेंगे वो हमेशा के लिए आपकी मेमोरी में एच हो जाएगा। ठीक है, और इससे रिलेटेड और भी बहुत अच्छी वीडियोज़ मैं आने वाले दिनों में आप इस चैनल पर देखेंगे, आपके लिए लेके आऊँगा। और अपने फ्रेंड्स के साथ आप इन वीडियोस को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और मुझे बताइए कि किस तरह की इन्फॉर्मेशन आप इस चैनल पे देखना चाहेंगे। थैंक यू गाइज, मिलते हैं कल।